प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5A के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम अभ्यास 5B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में लिखिए। पहला खंड है 6 और x का योगफल। तो 6 और x का योगफल हमको बीज गणितीय रूप में लिखना है। तो ये बराबर हो जाएगा, योगफल है तो आप 6 लिखिए। किसमें इसका योग करना है? x में। तो बीच में आप योग का चिन्ह यानी धन चिन्ह लगाइए और उसके बाद क्या लिखना है? x, क्योंकि 6 और x जोड़ना था तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आपने लगा दिया। तो यही हो गया आंसर। आंसर बराबर 6 प्लस x। इसे आप चाहें तो एक ब्रैकेट में कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड है, x में से 7 घटाने पर शेष। यानी हमको क्या करना है? x में से 7 को घटाना है। तो x आप लिखिए, घटाने का चिन्ह यानी माइनस लगाइए। उसके बाद क्या लिखना है? 7, क्योंकि 7 घटाना है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, बराबर x माइनस 7। आंसर बराबर x माइनस 7। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड हमारा है x का 5 गुना। 5 गुना का मतलब क्या है? इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा x, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे और यही बराबर हो जाएगा 5x। 5x गुणे 5 को हम x5 या 5x लिख सकते हैं। इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा x का 5 गुना जो है 5x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर बराबर है, बराबर का चिन्ह बीच में लगा लीजिए। x का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। तो x का 1/3 निकालना है तो x गुणे 1/3 आप लिखेंगे। तो यह मान हो जाएगा, x का 1 में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा x/3 बराबर हो जाएगा 1/3 x लिखें या x/3 लिखें, दोनों बात एक ही है। तो x का 1/3 हो गया हमारा x/3 या 1/3x। 1/3x लिखें या x/3 लिखें। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। यानी ये कथन जो दिए गए हैं, 4 कथन हैं, इनको हमें क्या करना है? संख्याओं, बीजों और मूल संक्रियाओं। मूल संक्रियाएं क्या है? हमारी जोड़, घटाना, गुणा, भाग है। संख्याओं का प्रयोग करना है, बीजों का प्रयोग करना है और मूल संक्रियाओं का प्रयोग करना है। संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं हैं। बीज क्या है? हमारे x y z a b c क ख ग घ। और मूल संक्रियाएं प्लस माइनस और भाग, गुणा। तो इनको आइए लिखते हैं। पहला प्रश्न है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आइए लिखते हैं, व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या। तो जो इन्होंने लिखा था उसको हमने व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या लिख दिया। अब इस बीजों का प्रयोग करना है। तो व्यास के लिए अगर हम d का प्रयोग कर लेते हैं, व्यास को अगर हम d लिखते हैं तो d बराबर हो जाएगा 2 और त्रिज्या को यदि हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है,
तो डी बराबर 2 गुणे आर हो जाएगा, और 2 गुणे आर को लिख सकते हैं 2r, यानी डी बराबर 2r। तो इसका जो बीजगणितीय कथन हो जाएगा डी बराबर 2r। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न, दूसरे खंड की तरफ। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो क्या है परिमाप? परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर है एक भुजा का 4 गुना होता है। तो 4 गुणे एक भुजा, 4 गुणे एक भुजा। अब इसको हमको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो अगर परिमाप को हम कैपिटल यस से दर्शाएं और एक भुजा को यदि हम यक्स से दर्शाएं तो ये हो जाएगा 4 गुणे यक्स। 4 गुणे यक्स को आप लिख सकते हैं 4 यक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बराबर, आंसर यस बराबर 4 यक्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यदि क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करें और लंबाई को यदि हम यक्स से प्रदर्शित करें तो ए बराबर हो जाएगा यक्स गुणे चौड़ाई को वाई से प्रदर्शित करें तो ए बराबर यक्स गुणे वाई हो जाएगा। यही बराबर हो जाएगा यक्स वाई। यक्स वाई के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा जैसा कि यहां लिखा हुआ है। तो इसका बीजगणितीय रूप जो हो जाएगा ए बराबर यक्स वाई। आइए हम बढ़ते हैं आखिरी खंड की तरफ। लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जैसा कि आप जानते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यदि लाभ को हम आई से लिखते हैं, लाभ को आई से प्रदर्शित करें और विक्रय मूल्य को हम यस से प्रदर्शित करें तो आई बराबर हो जाएगा यस माइनस क्रय मूल्य को सी से प्रदर्शित करें। अब ध्यान दीजिए आई का मतलब होता है इंग्लिश में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब लाभ होता है, और विक्रय, विक्रय मूल्य को यस यानी सेल्स प्राइस और क्रय मूल्य को जो होता है कास्ट प्राइस होता है। तो इसको आई बराबर यस माइनस सी आप लिख सकते हैं। तो यही हो गया आंसर। आंसर आई बराबर यस माइनस सी। तो इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा है जिसका ए खंड है, तीसरे का ए है। एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में यक्स आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? तो आइए लिख लेते हैं। एक टोकरी में 50 आम है यानी पहली टोकरी में आम, इसका हल हो जाएगा पहली
टोकरी में आम बराबर कितने आम है? 50। दूसरी टोकरी में आम बराबर, दूसरी टोकरी में आम बराबर कितना दिया गया है? यक्स आम। तो यक्स हमने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। यानी जाहिर सी बात है, प्रश्न के अनुसार पहली टोकरी में जो 50 आम है यह अधिक है। किससे अधिक है? यक्स से। तो कितना अधिक है ये पूछे हैं, तो 50 में से आपको यक्स घटा देना होगा। यानी पहली टोकरी में आमों की संख्या में से दूसरी टोकरी में आमों की संख्या को घटा देने से हमको ये पता चल जाएगा कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो आइए लिख लेते हैं, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या, आमों की संख्या ये बराबर हो जाएगी पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या बराबर पहली टोकरी के आम, पहली टोकरी, आइए थोड़ा जगह लेके लिख लेते हैं इसको। ये बराबर हो जाएगा हमारा बराबर पहली टोकरी के आम माइनस दूसरी टोकरी के आम। यानी पहली टोकरी के आम माइनस दूसरी टोकरी के आम। तो पहली टोकरी में कितने आम हैं? 50। तो 50 लिख लीजिए। दूसरी टोकरी में यहां पर ऋण चिन्ह लगाइए और दूसरी टोकरी में कितने आम हैं? यक्स हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बराबर 50 माइनस यक्स। तो आंसर बराबर 50 माइनस यक्स। तो इस प्रकार से तीसरे का ए खंड हमारा हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं बी खंड की तरफ। बी खंड में इन्होंने कहा है कि एक विद्यालय में 100 छात्र हैं जिनमें से यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थित छात्रों की संख्या। तो आइए इसका हम हल देख लेते हैं। विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या दिया गया है, इसको आप लिख लीजिए पहले। विद्यालय में छात्रों की संख्या बराबर कितना है? 100 छात्र दिया गया है। अब यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए तो आप लिख लीजिए अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी यक्स, जो कि प्रश्न में दिया गया है आपको यक्स। अब ये पूछ रहे हैं कि उपस्थित छात्रों की संख्या। तो आइए लिखते हैं उपस्थित छात्रों की संख्या
अब ध्यान दीजिए, उपस्थित छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? विद्यालय में छात्रों की संख्या माइनस अनुपस्थित छात्रों की संख्या। तो इसे आप बराबर लिख सकते हैं, बराबर विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? यक्स, माइनस अनुपस्थित छात्रों की, सॉरी, विद्यालय में छात्रों की संख्या 100 माइनस अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर यक्स। तो उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा विद्यालय में छात्रों की संख्या जो 100 है, जिसमें से आपको कितना घटाना है? अनुपस्थित छात्रों की संख्या घटाना है, तो 100 माइनस यक्स हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। आंसर बराबर 100 माइनस यक्स। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के दोनों खंड हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।